गूगल पिक्सल 7 सीरीज को न्यूयॉर्क में मेड बाय गूगल इवेंट में लॉन्च कर दिया गया। कंपनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन में कई खूबियां हैं, कई खूबियों से ये लैस है। गूगल के इन स्मार्टफोन्स को भारत में भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पहली बार गूगल वॉच और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इस इवेंट में पेश किया गया। Pixel 7 Pro is Google's most powerful phone. It brings serious performance and an upgraded telephoto lens with the highest quality zoom on a smartphone. मोबाइल फोन और गैजेट्स की दुनिया में एक बार फिर गूगल ने धमाकेदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। गूगल ने अब अपने फ्लैगशिप फोन पिक्सल के 2 नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो गूगल की ये नए मोबाइल फोन हैं जो एप्पल के आईफोन को टक्कर देने वाले माने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि इनमें क्या खासियत है। पिक्सल 7 6.3 इंच डिस्प्ले वाला फोन है, जबकि पिक्सल 7 प्रो में 6.7 इंच डिस्प्ले है। दोनों ही फोन में बेजल छोटे हैं, जबकि ब्राइटनेस 25% अधिक है। कंपनी का दावा है कि इन फोन की बैटरी दमदार है, ये 72 घंटे तक चल सकती है। खास बात यह भी है कि इनमें गेमिंग और स्क्रॉलिंग में बैटरी की खपत कम होगी। दोनों ही फोन में कैमरे भी दमदार हैं। दोनों फोन के कैमरे उन्नत टेलीफोटो लेंस और उच्च क्वालिटी जूम से लैस हैं। पिक्सल 7 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरे बेहतरीन फेस रिकॉग्निशन सुविधा से लैस हैं। इन दोनों फोन में पहले से ताकतवर नए प्रोसेसर लगे हुए हैं। साथ ही नई पीढ़ी की चिप में अलग से टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है, जिसके जरिए फोन में गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनल इंटेलिजेंस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। इन दोनों फोनों की कीमत करीब 50,000 से 75,000 रुपए तक होगी। दुनिया के 17 देशों में इनकी बिक्री 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। Went up to new heights with Pixel 7 Pro. It's our most advanced phone yet, with a beautiful, sophisticated design and a pro-level camera with performance to match. You can see the premium polished aluminum finish on the camera bar and housing, which complements its 3 colors. मोबाइल फोन के मार्केट में गूगल अपनी पकड़ मजबूत करने में किस तरह लगा हुआ है, इसका पता इसी बात से चलता है कि इस साल शुरुआती 6 महीने में ही कंपनी ने 30 लाख फोन बेचे। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 131% अधिक है। We want people to give Pixel a try. So, while phones in this tier typically start at $799, we're starting the price at just $599. The Pixel 7 Pro starts at $899, much lower than other flagship devices. केवल मोबाइल ही नहीं बल्कि दूसरे गैजेट्स के मामले में भी गूगल अब पीछे नहीं है। इस बार कंपनी ने पहली बार स्मार्ट वॉच लॉन्च किए हैं जो एप्पल वॉच को टक्कर दे सकते हैं। इनकी कीमत करीब 29,000 रुपए से शुरू होती है। कीमत भले ही एप्पल वॉच और दूसरी कंपनियों के स्मार्ट वॉच के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इनमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और म्यूजिक कंट्रोल समेत कई खास सुविधाओं से ये लैस हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इसके निर्माण के लिए गूगल ने फिटबिट से हाथ मिलाया है। Pixel Watch is also the first Wear OS device with Fitbit. It's a powerful pairing combining Google's expertise in designing helpful experiences for billions of people with the best health and fitness insights from Fitbit. Together, Google and Fitbit deliver a personal smartwatch experience like none other. कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि गूगल ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मार्केट में एप्पल और सैमसंग की बादशाहत तोड़ने की तैयारी कर ली है। इसलिए अब ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जिनके प्रीमियम ग्राहकों के बीच अच्छी मांग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगला शुभ समाचार उन लोगों के लिए जो हवाई सफर में अपने पालतू जानवरों के उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब तक देखिए ये एक पेचीदा काम हुआ करता था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये मुमकिन होना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल देश की नई घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने अब यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों को ले जाने की इजाजत देने का फैसला कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। देश की नई घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने अपने मुसाफिरों को गुड न्यूज दी है।
अकासा एयर ने अब यात्रियों को अपने कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को ले जाने की इजाजत देने का फैसला किया है। पालतू जानवरों को साथ ले जाने के लिए मुसाफिरों को अलग से टिकट बुक कराना होगा। ये सुविधा 1 नवंबर से मिलेगी। हालांकि इसके लिए टिकटों की बुकिंग 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। We will now allow pets on board on Akasa flights. That's again our commitment to create an inclusive travel experience. Passengers can travel with pets in cabin as well as take them on in the cargo compartment. To start with, domesticated dogs and cats will be allowed on all our Akasa flights, and bookings for this service starts 15th of October, and pets can be carried on board effective 1st of November. एयरलाइन के मुताबिक विमान के केबिन में 7 किलोग्राम तक के पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति होगी। विमानों में अपने पालतू जानवरों के साथ सफर की सुविधा नई नहीं है। एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट पहले से ही अपने यात्रियों को ये सुविधा दे रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस ने इसके लिए कई शर्तें लगा रखी हैं। इस मामले में हर एयरलाइन के अपने नियम हैं। इसके लिए जानवरों के टिकट बुक कराने पड़ते हैं, उनको बैग या पिंजरे में रखना पड़ता है, साथ ही उनके मुंह पर जाली लगाकर रखना पड़ता है। सभी एयरलाइंस केबिन में पालतू जानवर ले जाने की इजाजत नहीं देती। कुछ एयरलाइंस में उन्हें कार्गो के जरिए भेजना पड़ता है। उनके रेबीज टीकाकरण और स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट भी साथ होना चाहिए। यात्रियों को अपने पालतू जानवरों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है और उन्हें इस मामले में तय सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। हर उड़ान में अधिकतम 2 पालतू जानवरों को ले जाने की इजाजत होती है। लंदन होकर जा रहे विमानों में पालतू पशुओं को ले जाने की इजाजत नहीं है। पश्चिम एशिया के देशों में यात्री अपने पालतू पंछी साथ लेकर सफर नहीं कर सकते। इंडिगो और एयर एशिया केवल ऐसे लोगों को गाइड डॉग साथ ले जाने की अनुमति देते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। बहरहाल अब अकासा एयर ने भी यात्रियों को अपने पालतू प्राणियों को साथ ले जाने की छूट देने का फैसला किया है, तो इससे बहुत से लोगों को सुविधा होगी। उन्हें अपने प्यारे पेट्स को घर या किसी और के सहारे कहीं छोड़कर सफर पर नहीं जाना होगा, बशर्ते वो एयरलाइन के नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के भक्तों के लिए गुड न्यूज है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिससे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर्शन करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही सुरक्षित भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कॉरिडोर का नाम बदल के महाकाल लोक भी कर दिया है। खत्म होने वाला है श्रद्धालुओं का इंतजार। महाकाल लोक बनकर हुआ तैयार। ग्यारह अक्टूबर को जनता के लिए खुलेगा महाकाल कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। $850 करोड़ की लागत से उज्जैन में महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका पहला चरण बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करने वाले हैं। पहले चरण के कॉरिडोर को बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुल 850 करोड़ की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत करी गई थी और मंदिर का परिसर जो लगभग 2.5 हेक्टेयर का है उससे बढ़कर 30 हेक्टेयर हो रहा है, और अगर रुद्रसागर को भी मिला लें तो 47 हेक्टेयर का मंदिर का परिसर विस्तार हो रहा है। और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कई सारे आकर्षण हैं, कई सारे श्रद्धालुओं की सुविधा की चीजें जुटाई गई हैं। रुद्रसागर को पूरा साफ करके और शिप्रा नदी के जल से जोड़ा गया है। इसका प्रथम चरण जो लगभग 350 करोड़ का है वो बनके तैयार है, जिसका लोकार्पण बहुत जल्दी प्रस्तावित है। महाकाल कॉरिडोर को बहुत खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया गया है। दिन हो या रात, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। साथ ही महाकाल कॉरिडोर की दीवारों को इस तरीके से सजाया गया है ताकि पौराणिक कथाओं के जरिए लोग अपना धार्मिक ज्ञान बढ़ा सकें। शिव पुराण हो या सृष्टि की उत्पत्ति, सभी को बड़े ही करीने से उकेरा गया है। महाकाल कॉरिडोर करीब 940 मीटर लंबा है। कॉरिडोर में 108 स्तंभ, 192 मूर्तियां,
53 कलाकृतियां या भित्ति चित्र हैं। आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर करीब 12,000 पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर का हो गया है, जिसमें रुद्र सागर भी शामिल है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो यात्रियों को भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन सुरक्षित और आसान तरीके से हो पाएगा। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन में भी सुविधा होगी। इस कॉरिडोर के 3 प्रवेश द्वार होंगे। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम नंदी द्वार है। नंदी द्वार के ठीक सामने भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही रुद्र सागर दिखने लगता है। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने पर 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, इसलिए रुद्र सागर का जीर्णोद्धार कर नए तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर कमल कुंड भी तैयार किया गया है। इसी के ठीक सामने सप्तऋषि मंडल बना है, जिसके ठीक बीच में 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। इस कॉरिडोर में भी वही पत्थर का इस्तेमाल हुआ है जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर को राजस्थान से मंगाया गया है। खास बात यह भी है कि जो 108 स्तंभ तैयार किए गए हैं, उसका हर एक स्तंभ एक ही पत्थर पर बनाया गया है। अगर परिसर में सुविधाओं की बात की जाए तो जन सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग का भी निर्माण कराया जा रहा है। जहां तक कि सुरक्षा की बात है तो बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से व्यवस्था की जा रही है। करीब 900 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके अंदर जो फेज 1 और फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 600 कैमरे इसके अंदर लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, और जिसके अंदर फेस रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं। मतलब एक डेटाबेस रहेगा पुलिस के पास कि कोई भी असामाजिक तत्व आएगा तो वो फेस रिकॉग्निशन कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेगा और इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जेब कतरे है या इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो बंदा सामने आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर ही हम बात करें तो महाकाल कॉरिडोर के अंदर ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके अंदर एक सिचुएशन रूम बनाया गया है जहाँ पर मीटिंग्स हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा बनेगा। परिसर इतना विशाल होगा कि पूरा मंदिर परिसर में घूमने और दर्शन करने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया जा रहा है। यही नहीं, पूरा परिसर जब बनकर तैयार होगा तो एक बार में करीब 2 लाख श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात शिव शंभू की हो रही है तो एक और शानदार खबर उनके भक्तों को दे दें। उदयपुर के पास नाथ द्वारा में गणेश टेकरी पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। 351 फीट ऊंची प्रतिमा की खूबियां ऐसी हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान है। भगवान शंकर की यह प्रतिमा दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही है। इतने दूर से इसका दीदार हो रहा है। प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां अंतिम रूप में हैं, अंतिम स्वरूप कर रही हैं। इस शिव प्रतिमा की नींव अगस्त 2012 में रखी गई थी। इसकी ऊंचाई जो है 351 फीट है और इसका वजन 3000 टन है। इसका निर्माण जो है 2600 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल से हुआ है। इसमें भगवान शिव का चेहरा 70 फीट ऊंचा है, जबकि प्रतिमा का आधार 110 फीट ऊंचा है। दावा यह किया जा रहा है कि 250 किलोमीटर रफ्तार से जो हवा चलेगी वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और 2500 साल तक ये प्रतिमा जस की तस बनी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और इसके अंदर एक दूरबीन भी लगाई जा रही है जिससे लोग जो है इसके अंदर शिवाजी के कंधे तक पहुंचे और उस ऊंचाई से अरावली पर्वत का श्रृंखला है उसका मनमोहक नजारा देख सकें। ये प्रतिमा जो है 16 एकड़ कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। प्रतिमा के अंदर 280 फीट तक जाने के लिए 4 लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। दशहरा के बाद भी रामायण से जुड़ी परंपरा कई जगह निभाई जाती है। रावण दहन के अगले दिन वाराणसी में भरत मिलाप का दिव्य आयोजन किया गया। काशी में ये जो परंपरा है वो 479 साल से निभाई जा रही है, काफी पुरानी है, जिसे देखने के लिए इस बार नाटी इमली के मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। अद्भुत, अप्रतिम और आकर्षक छटा, चारों तरफ फैला श्रद्धालुओं का सैलाब।
बारिश भी न डिगा सकी जिनकी आस था। वाराणसी के प्रसिद्ध नाटी इमली का भरत मिलाप देखने आस्था का सागर उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के पहुंचने के साथ ही उनका जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। भरत मिलाप की इतनी व्यग्रता कि भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ दौड़ पड़े। शाम 4:40 पर जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप स्थल पर पड़ती हैं, वैसे ही चारों भाइयों का मिलाप होता है। हालांकि इस बार बारिश के चलते सूर्य की किरणें नहीं आ पाई, लेकिन श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलन की विहंगम लीला संपन्न हुई। ये 480वां साल है भरत मिलाप का और यहाँ साक्षात भगवान श्री राम दर्शन देते हैं अपना। दशहरा के ठीक अगले दिन काशी के नाटी इमली के मैदान पर 479 वर्षों से चली आ रही भरत मिलाप की ये परंपरा इस बार भी अद्भुत रूप से निभाई गई। भरत मिलाप की इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन संत मेघा भगत ने की थी। मान्यता है कि इस भरत मिलाप में प्रभु श्री राम भक्तों को दर्शन देते हैं। एक बार सरजू दर्शन करने अयोध्या भगवान राम का मेघा भगत, और बैठ करके सरजू किनारे बैठे थे। 2 लड़के आए राजकुमार टाइप के। उन्होंने कहा ये मेरा तीर धनुष संभाल के रखिए, हम खेल के आते हैं। और वो वापस नहीं आए और वो तीर धनुष मेरे पास आज भी है, आज भी है। उसके बाद ये सो गए, नींद लग गई। स्वप्न हुआ काशी में जाओ, चित्रकूट नामक स्थान से तो लीला शुरू करो, हम तुम्हें वही दर्शन दें। और उन्होंने शुरू किया और इसी लीला हुआ भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपने शरीर को त्याग दी। इसलिए परंपरा है कि हाँ प्रभु आते। हर बार की तरह इस बार भी ये लीला देखने काशी राज परिवार के सदस्य कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर पहुंचे और यादव बंधु भी परंपरागत रूप से अपने कंधों पर भगवान राम के भारी भरकम रथ को उठाकर लाते देखे गए। यहाँ पर भगवान राम चारों भाई लोग आते हैं और आ करके यहाँ पर मिलन होता है। अब मिलन होने के बाद यहाँ से यदुवंशी लोग, हम लोग के समाज के लोग यहाँ से रथ उठा करके और अपने कंधे पर रथ उठा करके यहाँ से बड़ा गणेश मंदिर पर वहाँ जाकर हम लोग रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस रथ को छूने से जो भी पवित्र कार्य है, जो है मनौती है, वो भी पूरा होता है। भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने और भाई भरत से मिलाप समेत पूरे दृश्य को बहुत ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने हर किसी को भावुक करने के साथ ही आह्लादित भी कर दिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां 8 अक्टूबर यानी कल होने वाली एयरफोर्स डे की परेड और फ्लाईपास्ट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ये पहली बार है जब एयरफोर्स डे को जो है आयोजन दिल्ली के बाहर होने जा रहा है। बीते 16 साल से एयरफोर्स डे परेड गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर होती है, मगर इस बार ये चंडीगढ़ के मशहूर सुखना लेक के किनारे मौजूद जो एयर फोर्स का स्टेशन है वहां पर होने जा रही। पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने के लिए भारत के वायुवीर अब तैयार हो चुके हैं। चंडीगढ़ के आसमान में अपनी जांबाजी दिखाते ये हैं हिंदुस्तान के वायुवीर, जिन्होंने जब फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आम दिनों में चंडीगढ़ की जो सुखना लेक पर्यटकों से गुलजार रहती है, वहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं,
जिसमें शामिल 42 ऑफिसर्स और 188 वायु सैनिकों ने अपने रणकौशल का परिचय देकर सभी का दिल जीत लिया। सुखना लेक के किनारे खड़ी सैकड़ों लोगों की ये भीड़ इसी बात का प्रमाण है। 8 अक्टूबर को होने वाला वायुसेना दिवस इस बार बेहद खास है, क्योंकि पहली बार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस को छोड़कर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर भव्य एयर शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी कुछ पल रह गए हैं और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे रहेंगी और वो पूरा कार्यक्रम है उसे ओवरसी करेंगे। खास तौर पे एक बड़ा दिन एयरफोर्स के लिए, खास तौर पे चंडीगढ़ के निवासियों के लिए। और जिस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है सुखना लेक, जहाँ पे एयर पावर का डिस्प्ले किया जाएगा और अपने आप में शानदार डिस्प्ले होगा। और क्योंकि ये दिल्ली के बाहर है, अपने आप में बड़ी बात। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जहां हवा में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं जमीन पर वायुसेना के बैंड और जवानों के मार्च पास्ट ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। इतना ही नहीं, रिहर्सल के दौरान वायुवीरों ने महज 5 मिनट के अंदर एक चलती फिरती गाड़ी को न सिर्फ पूरी तरह से खोल दिया, बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह चलने फिरने के लायक भी बना दिया। इस दौरान इन जवानों के बीच गजब का तालमेल और फुर्ती देखने को मिली। जबकि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर डिस्प्ले के लिए रखा गया तेजस लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रडार समेत कई हाईटेक हथियारों को पास से देखकर वहां मौजूद लोग रोमांच से भर उठे। यूजुअली हिंडन में होता है या दिल्ली में होता है, तो आपको लगता है कि ये एक प्रिविलेज है कि आप अलग अलग जगह होगा? हाँ, ऑब्वियसली है, बिकॉज इट्स लाइक नाउ वी आल्सो गेट टू सी न्यूअर प्लेसेस एंड इट्स एक्साइटिंग। कितना एक्साइटमेंट है, जैसे यहाँ पे लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCA है, तो किस चीज को लेके आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं तो तेजस को ही लेके, तेजस और ये जो Su-30 आएगी, ये सब फाइटर्स जेट्स देख के अच्छा लगता है मेरे को। इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 90वां एयरफोर्स डे मनाएगा, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी। सुखना लेक पर होने वाले एयर शो में 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, जिनमें AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, Mi-35, IL-76, सुकोई 30, MiG-29, जगुआर, रफेल, चिनूक, तेजस, अपाचे और हवर्ड एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। कुल मिलाकर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान 9 एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर भी रखा जाएगा। इसके अलावा आकाशगंगा, सारंग और सूर्य किरण की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी। खास तौर पे क्योंकि हम बात करें फाइटर फॉर्मेशंस की, क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से जितने फाइटर जेट्स जो उड़ते हैं, अगर आप बात करें 83 इस तरह से जो फॉर्मेशन जब वो उड़ेंगी एक साथ और लगभग आसपास एक दूसरे के, तो अपने आप में एक पावर डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें कुछ पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तो आपको सूर्य किरण नजर आएंगे, आपको पुराने एयरक्राफ्ट है, मिग भी ना आपको सीधा सीधा वापसी करते हुए नजर आएंगे। और कई हद तक जो क्रिटिसिज्म की जा रही थी कि किस तरह से एयर क्रैशेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जो इनोवेशन है खास तौर पे भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से, वो नजर आएंगे। इस आयोजन को देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन और सुखना लेक के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि 8 तारीख को होने वाले इस एयरफोर्स डे परेड में किसी तरह की खलल न पड़े और लोग इसका पूरा मजा ले सके। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तरकाशी में एवलांच के बाद कुछ लापता लोगों के अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहे हैं। अब इनका पता कैसा लग जाए, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वजह है मौसम खराब होना। मौसम के चलते कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोकना पड़ा था और आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा या नहीं, इस पर भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। उत्तराखंड में एवलांच की बड़ी घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बार बार खलल डाल रहा है। गुरुवार को एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम ने 12 और शव निकाल भी लिए,
लेकिन दोपहर बाद मौसम बिगड़ जाने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर रोक देना पड़ा। अभी भी 13 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम ही है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल बना हुआ है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का LH और हेलीकॉप्टर है वो बंधा हुआ खड़ा हुआ है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस को फिलहाल आज तीसरे दिन रोक दिया गया है। मौसम के खराब होने की वजह बताई जा रही है। वहां पर एक टेम्परेरी बेस बनाया था IAF ने, जहां पर लैंडिंग के बाद राहत सामग्री और राहत कार्यों में जो फोर्सेस लगी हुई हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही थी। उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का दल मंगलवार 4 अक्टूबर को हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू तो हुआ, लेकिन मौसम बार बार इसमें रोड़े अटकाता रहा। खराब मौसम के चलते बुधवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ और शुक्रवार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जिसको लेकर अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर सस्पेंस बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ITBP, NDRF, SDRF, IAF के साथ ही जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की रेस्क्यू टीम भी अब शामिल हो चुकी है। इस टीम को ऊंची, दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर पेट्रोलिंग और हिमस्खलन रेस्क्यू का अनुभव है, लेकिन इसका फायदा तभी मिल पाएगा जब मौसम साथ दे। बचाव और राहत के दल लगातार काम कर रहे हैं और इसमें कश्मीर से भी टीम आ गई है। NDRF की टीम काम कर रही है, SDRF की टीम काम कर रही है, साथ ही में जिला प्रशासन की टीम भी लगातार इसमें जुटी हुई है। सारे लोग रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक 16 बॉडी रिकवर्ड हो चुकी हैं। मिसिंग चल रहे लोगों के परिजन बेहद परेशान हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लिहाजा वो यहां पहुंचकर भटक रहे हैं। अब सारी निगाहें मौसम पर टिकी हैं कि वो किसी तरह मेहरबान हो, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और फिर लापता 13 लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। ओंकार बहुगुणा के साथ अंकित शर्मा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ खेल जगत की दुनिया से आई बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शामिल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कह दिया है कि इस साल कतर में होने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मेसी ने इसकी घोषणा अर्जेंटीना के पत्रकार के साथ की एक इंटरव्यू के दौरान। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। अर्जेंटीना के लीजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी अब फुटबॉल को अलविदा कहने की तैयारी में है। अर्जेंटीना टीम के कप्तान मेसी ने ऐलान किया है कि इस साल कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा। 35 साल के अर्जेंटीना के मेसी का ये 5वां फीफा वर्ल्ड कप है। मेसी की माने तो इस वर्ल्ड कप के बाद वे कभी भी संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद ही होगा। लियोनेल मेसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। मेसी ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया है और टीम को इसकी जानकारी भी दे दी है। ये मेरा आखिरी विश्व कप होगा। मेसी ने कहा कि मैं शारीरिक तौर पर बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप से पहले भी मेरा सीजन अच्छा होगा। ये पहले नहीं हो पाया था। मैंने चोट के बाद वापसी की है और अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब तो सिर्फ वर्ल्ड कप के दिन गिन रहा हूं। सच तो यह है कि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, नर्वसनेस बढ़ रही है। मेसी ने कहा कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है, ऐसे में वो चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो। एक तरफ उनसे इंतजार नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ वह काफी नर्वस हैं। लियोनेल मेसी की गिनती दुनिया के अब तक के महानतम फुटबॉलर्स में होती है। मेसी अर्जेंटीना के लिए अब तक कुल 4 विश्व कप खेल चुके हैं। मेसी ने अपनी नेशनल टीम के लिए 2005 में खेलना शुरू किया था और अब तक 164 इंटरनेशनल मैचों में 90 गोल दाग चुके हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वो तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि मेसी अब तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए हैं। मेसी लंबे वक्त तक बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते रहे। वे इस वक्त पेरिस सेंट जर्मेन क्लब का हिस्सा हैं। फुटबॉल प्रेमियों की निगाह अब फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के प्रदर्शन पर होगी। उनकी कोशिश होगी कि इस बार वे अर्जेंटीना को विश्व कप का खिताब दिला सके। अगर ऐसा हुआ तो ये उनके करियर का सबसे अहम मुकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।